नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। देश 15 अगस्त 2022 को अपनी आजादी के 75 साल पूरे करने जा रहा है। स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाने का फैसला किया है। 75 सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 12 मार्च को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मस्थली साबरमती आश्रम से की। ये कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पहले आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के आगाज के लिए 12 मार्च का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री ने दांडी मार्च को भी हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज भारत की उपलब्धियां सिर्फ हमारी अपनी नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया को रोशनी दिखाने वाली हैं। कोरोना काल में ये हमारे सामने प्रत्यक्ष सिद्ध भी हो रहा है। मानवता को महामारी के संकट से बाहर निकालने में, वैक्सीन निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता का आज पूरी दुनिया को लाभ मिल रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया के देश भारत का धन्यवाद कर रहे हैं, भारत पर भरोसा कर रहे हैं। यही नए भारत के सूर्योदय की पहली छटा है, यही हमारे भव्य भविष्य की पहली आभा है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम 75 पर विचार, 75 पर उपलब्धियां, 75 पर कार्य और संकल्प, ये 5 स्तंभ देश को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इस पर्व में शाश्वत भारत की परंपरा भी है, स्वाधीनता संग्राम की परछाई भी है और आजाद भारत के गौरवान्वित करने वाली प्रगति भी है। इसलिए अभी आपके सामने जो प्रेजेंटेशन रखा गया उसमें अमृत महोत्सव के 5 स्तंभों पर विशेष जोर दिया गया है। फ्रीडम स्ट्रगल, आइडियाज एट 75, अचीवमेंट्स at 75, actions at 75 और resolves at 75। ये 5 स्तंभ आजादी की लड़ाई के साथ साथ आजाद भारत के सपनों और कर्तव्यों को देश के सामने रखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देशवासियों के सुझाव से अनगिनत आइडियाज निकलेंगे। इस महोत्सव में जन भागीदारी और जन सामान्य को जोड़ने की जरूरत है। कोई भी नागरिक इसका हिस्सा बनने से ना छूटे। आइए हम सब दृढ़ संकल्प होकर इस राष्ट्र यज्ञ में अपनी भूमिका निभाएं। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देशवासियों के सुझावों से, उनके मौलिक विचारों से अनगिनत असंख्य आइडिया निकलेंगे। कुछ बातें अभी जब मैं आ रहा था तो मेरे मन में भी चल रही थी। जन भागीदारी, जन सामान्य को जोड़ना। देश का कोई नागरिक ऐसा न हो कि इस अमृत महोत्सव का हिस्सा न हो। अब जैसे मान लीजिए हम छोटा सा एक उदाहरण दें। अब सभी स्कूल कॉलेज आजादी से जुड़ी हुई 75 घटनाओं का संकलन करें। हर स्कूल तय करे कि हमारी स्कूल आजादी के 75 घटनाओं का संकलन करेगी। 75 ग्रुप बनाए, उन घटनाओं पर वो 75 विद्यार्थी, 75 ग्रुप, जिसमें 800, 1000, 2000 विद्यार्थी हो सकते हैं। एक स्कूल ये कर सकता है। देश देशांतर में आज हम आजादी के अमृत महोत्सव पर चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा के लिए 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ हैं राज्यसभा सांसद सोनल मानसिंह, जो अमृत महोत्सव कमेटी के सदस्य भी हैं। साथ ही मेरे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर गीता भट्ट। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सोनल जी, पहले आपसे मैं समझना चाहूंगी, आज़ादी की, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित जो कार्यक्रम है उसके बारे में नीतियों और योजनाओं को तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि समिति में मंथन में किस तरह के विचार सामने आए और आज से शुरू हुए अमृत महोत्सव का क्या स्वरूप रहने वाला है आने वाले 75 हफ्तों तक।
आपने बहुत सारे सवाल एक प्रश्न में पूछ लिए हैं और ये समिति के गठन में प्रधानमंत्री ने बहुत दूरदर्शिता दिखाई है। उसमें कलाकारों के अलावा बहुत सारे क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं। 247 से 48 सदस्य हैं देश भर से। मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी कि 12 मार्च 1930 दांडी कूच, उसका महत्व तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन जीवन में नमक का क्या स्थान है वो हम लोग भूल जाते हैं। तो नमक की मात्रा ज्यादा या कम होने से स्वास्थ्य पे कितनी असर पड़ती है, वो एक हम यदि सिंबॉलिकली लें, संकेत रूपेण उसको समझें, तो भारतीय संस्कार जो मैं मानती हूँ नमक है। हमारी सारी गतिविधियों में वो भारतीय संस्कार सभ्यता की छांट नमक रूप के रहने से बहुत ही सुंदर चीजें बन के सामने आएगी। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, 75 हफ्ते एक लंबा काल होता है और उसमें प्रत्येक सप्ताह में कुछ नया कुछ नया कुछ नया। तो भारतीय दिमाग जो है बहुत फलद्रुप है, उसमें से नए नए विचार तो यूं निकलते हैं, लेकिन कितने विचार कार्यान्वित हो सकते हैं वो हम लोगों को देखना है। एक जल्दी बात मैं और कह दूं कि अमृत महोत्सव, अमृत शब्द जो है वो भी बहुत ही सुंदर शब्द है। हीरक महोत्सव होता है, रजत जयंती होती है, लेकिन अमृत आपको याद करा दूं, और जिसके बारे में मैं समिति में प्रधानमंत्री जी को भी सूचना दूंगी। मेरा एक सुझाव कि अमृत मंथन की जो कहानी है हमारी पुराणों में, कि अमृत वैसे ही नहीं मिलता, न जीवन में न सभ्यताओं को। अमृत को लाने के लिए, पाने के लिए बहुत मंथन करना पड़ता है, बहुत मेहनत कोशिश करनी पड़ती है, और उसमें दोनों पक्ष, सारे पक्षों को जोड़ना पड़ता है। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि एक भी भारतवासी इससे अछूता ना रह जाए। 75 सप्ताहों का, 75 वर्ष के अमृत महोत्सव का आयोजन बहुत ही शानदार तरीके से होगा। दुनिया चकित रह जाएगी, मुझे इसका पूरा विश्वास है। फिर आगे बात करेंगे। गीता जी को अब मैं सुनूंगी। ठीक है सोनल जी। डॉक्टर गीता भट्ट, आपकी नज़र में कितना अहम पड़ाव ये किसी भी देश के लिए, और अमृत महोत्सव के पीछे की सोच, इसका जो उद्देश्य है, क्या संदेश देने वाला है देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को? जैसा अभी सोनल जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि किस प्रकार जो इस महोत्सव का नाम अमृत रखा गया है, तो अमृत की क्या महत्ता है हमारी भारतीय संस्कृति में, उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में इसे उस भाव को अभी रखा है। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि आज का जो दिन है उससे आगे हम पूरे अगले 15 अगस्त तक जिस प्रकार के कार्यक्रमों का पूरे देश भर में आयोजन किया जा रहा है, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का जो विजन है, उन्होंने भारत की जो हमारा स्वावलंबन है, जो हमारा स्वाभिमान है, उससे उन्होंने हमारा जो एक अतीत है उसको जिस प्रकार से उन्होंने इस महोत्सव में के साथ जोड़कर उसे आगे 75 हफ्तों तक के विभिन्न कार्यक्रमों में उन्हें उनका प्रस्तुतिकरण जिस प्रकार से होगा और कार्यक्रम होंगे, उन्हें बड़े सुंदर शब्दों में आज अपने कार्यक्रम में अहमदाबाद में साबरमती में रखा। और गांधी जी ने जिस दांडी यात्रा का प्रारंभ कर भारतीय स्वावलंबन की जो बात करते थे, उस स्वावलंबन को आज की 21वीं शताब्दी में भारत के आत्मनिर्भरता के भाव से, और जो उसकी कर्मठता में की जो आवश्यकता है, उस आत्मनिर्भरता को पाने के लिए उससे जोड़कर जिस प्रकार से उन्होंने जो बातें रखी, वो मैं समझती हूँ कि आगे आने वाले समय में वो जितने भी कार्यक्रम हैं उनमें उस प्रकार की रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए उन कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा। पिछले 75 वर्षों में भारत को सशक्त बनाने में जिस प्रकार से कई जो भारतीय महानुभाव हैं, उन्होंने देश को आगे प्रगति के पथ पर, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, आगे बढ़ाया है। उसी को ध्यान में रखते हुए उसकी जो ऊर्जा है वह हमें अपने अतीत से उस ऊर्जा को लेते हुए आगे उसी प्रकार कार्यरत रहना है। बिल्कुल। और सोनल जी, जो ज़्यादा जोर रहा है, जिसका जिक्र आपने भी कहा, प्रधानमंत्री का लगातार जोर है कि इस महोत्सव में, इस जश्न में
ज्यादा से ज्यादा जन भागीदारी हो, जो जनता है हर व्यक्ति इस महोत्सव से जुड़ा हुआ महसूस करे और अपनी भागीदारी भी निभाए। इसके लिए मुझे बताइए क्या सोच रही है, क्या किया जाएगा इस महोत्सव में, और जो पहले उत्सव होते आए हैं आजादी के जश्न को लेकर उनसे किस तरह से अलग रहने वाला है? मेरी तो एक ही सोच रहती है कि हमारी कलाएं जो हैं, हाँ, भारतीय जिनको हम विद्या कला कहते हैं, और हमेशा मैंने माना है, मैंने कहा भी है, और ये बात जग जाहिर है कि किसी भी सभ्यता, किसी भी देश का प्राण उनकी कलाएं हैं, संस्कृति की परंपराएं हैं। बाकी सब चीजें मिट जाती हैं, मात्र ये एक प्रवाह जो अखंड अक्षुण्ण रहता है, हजारों वर्षों से हम उसी का गुणगान करते आए हैं। तो उसको और सशक्त बनाते हुए बहुत सारी हमारी जो कथाएं हैं, जो आज के संदर्भ में उतनी ही लागू होती हैं जितनी तब थी। एक बात जैसे मेरे मन में आती है बार बार कि हम यमुना की सफाई की बात करें, गंगा जी की सफाई की बात करें, नमामि गंगे, नमामि यमुने, तो सारी नदियां, गोदावरी हो, कृष्णा हो, तुंगभद्रा हो, महा हो, तापी हो, नर्मदा हो जी, नदियों पे विशेष ध्यान इन 75 सप्ताहों में दिया जाए और वो एक नई मुहिम शुरू हो। अभी तक गंगा पे ध्यान इसलिए है कि गंगा एक, फिर से मैं कहूँ तो शी इज एन आइडिया, गंगा इज एन आइडिया ऑफ इंडिया, लेकिन सारी नदियां गंगाएं हैं। गम गच्छति थी गंगा, जो प्रवाहमान है, प्रवाहित है, वो हर एक नदी गंगा है। तीसरा विश्व युद्ध न तेल गैस के लिए होगा, ये होगा पानी के लिए। ये बात भी हम सबको पता है जी। पानी की एक एक बूंद, जिसके लिए हमें नदियों को फिर से प्रवाहित करने का काम करना पड़ेगा, और इसमें जन अभियान की बहुत आवश्यकता रहेगी, क्योंकि साधारण लोग हों चाहे फैक्ट्री वाले हों, हम सभी का ये दायित्व बनता है। तो पानी की विशेषता और पानी कैसे साफ रखना, क्योंकि समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने में करोड़ों रुपए का खर्चा है, जबकि भारतवर्ष नदियों से भरा हुआ है। तो ये एक मेरा विचार रहा है कि इन नदियों के साथ जो जो कहानियां जुड़ी, इतिहास जुड़ा है जी, क्योंकि प्रत्येक राज्य, बड़े बड़े राज्य हो गए हमारे यहाँ, इतने बड़े एम्पायर्स हो गए, विराट छत्रपति हो गए, सम्राट हो गए, सब। तो लगभग सारे नदियों के किनारे बसे हुए ये राज्य। तो इन सब की इतिहास को हम उजागर करते हुए नदियों को सफाई के अभियान के साथ जोड़ते हुए चले, तो एक बहुत बड़ी हमारे देश के लिए ये एक आशीर्वाद होगा। दूसरा कि कलाओं कलाकारों के लिए इस कोरोना पैंडेमिक के टाइम में बहुत ही मुश्किल हो चुका है। कलाकारों को बड़े पैमाने पे जोड़ना पड़ेगा जन चेतना के लिए, कि जितना प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं तो लाखों करोड़ों कान खुले हो जाते हैं, लेकिन साधारण जनमानस को जागृत करने के लिए, उसको उत्साहित करने के लिए, उसमें ऊर्जा भरने के लिए कलाकार जो कर सकते हैं उसका पूरा लाभ देना पड़ेगा। और छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी रूपक हैं, डांस ड्रामास हैं, विशेष तरीके, उसमें ट्राइबल हो यानी आदिवासियों के, जनजातियों के नृत्य संगीत हो, हमारे इतने लोक संगीत है, लोक कलाएं हैं, लोक कथाएं हैं, और हमारी पारंपरिक जो ट्रेडिशनल क्लासिकल जिसको कहते हैं, सबको जोड़ते हुए हम इसको यदि आगे ले जाएंगे तो प्रत्येक जो कोना कोना है भारतवर्ष का, वो कभी भी अछूता नहीं रहेगा। सबको लगेगा कि अरे ये तो मेरे प्रदेश, अच्छा ये भी होता है। अभी तक अलग अलग होता रहा है। ट्राइबल डांस तो शोभा का ट्राइबल डांस दिखा दिया, लोक कलाएं हैं, लोक नृत्य है तो शोभा का दिखा दिया, क्लासिकल है तो दिखा दिया, प्रोग्राम्स हो गए। ये जो जुड़ाव है अंतर का और अंदर का, कलाओं का जुड़ाव और लोगों के साथ जुड़ाव, जो जन चेतना को झकझोर के रखेगा, क्योंकि जो दृश्य है, these are the visual arts, oral arts, सब उसमें संगीत, नृत्य, साहित्य, इतिहास, भूगोल, उपदेश सब जुड़ा हुआ होता है। इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा
और जो हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते आए हैं, वो भी इसी से साबित बारंबार होगा। तो मेरा तो ये मानना है कि कला और कलाकारों का जितना ज्यादा इसमें वो रहे, भागीदारी रहे, उतना ज्यादा ये दूर दूर तक फैलेगा। बिल्कुल। जी। और प्रधानमंत्री ने कहा भी कि जो कला जगत और फिल्म जगत से भी मैं आग्रह करूंगा कि कितनी ही आज़ादी की कहानियां बिखरी पड़ी हैं, उन्हें हमारी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। ये आग्रह भी उन्होंने किया है। डॉक्टर गीता भट्ट, तमाम बातें अभी सोनल जी ने भी हमारे सामने रखी और जो विचार रहा है कि जन भागीदारी हो इस अमृत महोत्सव में और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इस महोत्सव से जोड़ा जाए, अपने अतीत से रूबरू कराएं, साथ ही जो भविष्य के लिए संकल्प है उसमें भी शामिल हो युवा, ये सोच रही है। आपको क्या लगता है इस महोत्सव के जो पीछे का ये विचार है उसे कैसे पूरा किया जा रहा है, कैसे युवाओं को इसमें जोड़ा जा सकता है? और साथ ही सुबह प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया कि आप वोकल फॉर लोकल हैशटैग के साथ एक स्थानीय उत्पाद के साथ आप सेल्फी जो है वो पोस्ट करें। तो आज की टेक्नोलॉजी, आज के समय में युवा अपनी जड़ों को भी पहचाने, साथ ही आगे उन्हें क्या करना है इसको लेकर भी संकल्प लें। तो इसे लेकर क्या विचार दिख रहा है और ये कैसे होगा? जी, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को कहा, खास करके उन्होंने विद्यालयों के विषय में ये कहा कि भाई जो पिछले 75 वर्षों में जो इतनी लोगों ने जो बलिदान दिए, उनकी जो एक तरह से उनकी कथाएं हैं, उनके साथ जो आप बीती है उसको कोई संग्रह करना, हर छोटे-छोटे स्थान जिले में कई लोगों ने जो है अपने प्राणों के बलिदान दिए स्वाधीनता के लिए। तो उन कहानियों को एक तरह से एकत्रित करके उन्हें जो है पब्लिश करने की भी बात प्रधानमंत्री जी ने कही। जैसे विश्वविद्यालय हैं, उनमें युवाओं को जोड़कर अगर ऐसे कहीं भी स्मारक हैं, उनको किसी प्रकार से उनकी जो मेंटेनेंस करना, उनका रखरखाव करना, उनसे जुड़ी हुई जो पास्ट है उसको लेखन के रूप में लाना, इन सब को करने में जो विश्वविद्यालय है उनके छात्रों को, युवाओं को जोड़ा जा सकता है। साथ ही क्योंकि 21वीं सदी में आज भारत में अपने आत्मनिर्भर होने के, खास करके इन कोविड परिस्थितियों में जिस प्रकार से जो कोविड टीकाकरण में आज स्थान है, उसी को और आगे बढ़ाते हुए, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे अंतरिक्ष ज्ञान का, स्पेस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में भारत ने विश्व भर में अपनी छवि बना ही रखी, लेकिन साथ साथ जो बाकी और तकनीकी क्षेत्र है उनमें विश्वविद्यालयों में उनके प्रति जो आज एक इंक्यूबेटर्स की बात हुई, आत्मनिर्भर इंक्यूबेटर्स की, इनमें विश्वविद्यालयों को अगर जोड़ा जाएगा तो उसमें युवाओं का एक तरह से उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी और कई जो आज विचारों की आत्मनिर्भरता की बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही है वो भी साकार हो सके। और सोनल जी, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जो कहा, उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य यानी आने वाला समय तभी उज्जवल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्भ से पल पल जुड़ा रहता है। और वही कोशिश इस अमृत महोत्सव के जरिए भी है कि अपने अतीत से युवाओं को और बच्चों को और आने वाली पीढ़ी को जोड़ के रखा जाए। और जिस तरह की कोशिशों का जिक्र आपने किया कि इसके लिए किस तरह की कोशिश की जा सकती है, उसके बारे में भी आपने बताया। यानी एक तरह से देखें तो भारत के पास गर्व करने के लिए बहुत बड़ा भंडार है और आने वाले समय में तमाम उपलब्धियों को हासिल करने की दिशा में वो आगे भी बढ़ रहा है। दुनिया की जो सोच अब भारत के लिए है, जिस आत्मनिर्भर भारत के लिए है, उसे लेकर आप क्या कहेंगे और कितनी मजबूती से अब भारत आगे की राह पर बढ़ रहा है? भारत का हृदय इतना विशाल है, इतना गुरु है, इतना महान है, इतना प्रेम से भरा हुआ है कि चाहे आप जितना उसके खिलाफ बोल लो, फिर भी जब आपके ऊपर संकट आता है तो भारत आपके साथ न केवल खड़ा है लेकिन आपको वास्तविक रूप में मदद कर रहा है जो दुनिया के कोई और देश नहीं कर सके। तो उन्हीं लोगों की एक लाइन लग गई कि हे भारतवर्ष हमें मदद करो, और भारत ने जी भर के भेजा है। आप सबको फिर से याद करा दूं कि डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक बहुत छोटा देश है समुद्र में, 75,000 मात्र उसकी पॉपुलेशन है पूरे टापू की, लेकिन एक वो पूरा देश है, उसका अपनी ध्वजा है, फ्लैग है, नेशनल एंथम है, प्रेसिडेंट है।
प्रेसिडेंट ऑफ डोमिनिकन रिपब्लिक ने जाहिर में ट्वीट करके सब जगह दुनिया सोशल मीडिया में कहा कि हमने ये रिक्वेस्ट भेजी थी, मुझे तो आशा भर नहीं थी कि जवाब भी मिलेगा। भारत इतना बड़ा देश, हम कौन है, कोई जानता है हम कहाँ हैं। लेकिन आश्चर्य की अवधि तब हो गई कि प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से तुरंत उत्तर आया। न केवल उत्तर आया, आश्वासन आया, और आश्वासन के पीछे सारे जो जितने चाहिए थे हमें एंटी कोरोना वैक्सीन के, वो सारी खेपें वहां पहुंचनी शुरू हो गई। आंखें डबडबा रही थी उनकी। तो ऐसे छोटे बड़े देशों को बाकी पुरानी बातें भूलकर भारत ने ये करके दिखाया है कि मैं फिर से, लोग चाहे जो कहे कि ये है वो है, मोदी जी जो भारतीय संस्कारों का जीता जागता प्रतिमान है कि हम पूरे विश्व को हमारा परिवार मानते हैं, और यदि कोई हमसे मदद चाहता है तो हम पूरी तरीके से जी जान से मदद करने को तैयार हैं, और करेंगे, करते रहे हैं, करेंगे और कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि आज भारतवर्ष एकमात्र देश है दुनिया में जो आत्मनिर्भर तो है, लेकिन उस आत्मनिर्भरता का इसकी परिधि उन्होंने इतनी बढ़ाई है, वर्तुल इतना बड़ा हो गया है कि हमारी आत्मनिर्भरता से पूरे विश्व को फायदा हो रहा है। मुझे लगता है कि पिछले 1000 कम से कम वर्षों के इतिहास में शायद ऐसा आपको उदाहरण न मिलेगा, शायद उससे भी पुराने इतिहास में भी नहीं मिलेगा। तो ये 75 आजादी के वर्ष, देखिए 75 वर्ष वैसे देखो तो बहुत छोटा है हमारे हजारों वर्षों के इतिहास में, लेकिन आज की तारीख में बहुत बड़ा है। तो मात्र 75 वर्ष मैं कहूँ कि यदि हम 75 महिलाओं को याद करें, रानी अबाका हो, रानी गोविंदालो हो, कमला देवी चट्टोपाध्याय हो, कस्तूरबा गांधी हो, तो हमारे पिछले इतिहास से लेके हमारी संतवाणी हो, लल्लेश्वरी हो, अक्का महादेवी हो, माधवी दासी हो, जनाबाई सखुबाई हो, मीरा तो ही है। तो अलग अलग क्षेत्रों की महान महिलाओं के नाम से, 75 महिलाओं के नाम से भी यदि हम उनके बारे में बता सके कहानियां, उनके स्मारक खड़े कर सके, कोई राजमार्ग मार्गों के नाम दे सके। एक अहल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है इंदौर में जी, दूसरे किसी एयरपोर्ट का एक इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तो ही है जी। तो एक परिवार के सदस्यों की महिलाओं को छोड़ के बाकी कितनी महिलाओं के नाम पे कोई विशेष जाहिर पब्लिक स्थान है, कोई मुझे गिन के बताए। तो ये मेरी मांग रही है, और ये मांग मैं बहुत मुखर करने जा रही हूँ जी कि इतनी 75 कम से कम 75,000 नहीं, 75 मात्र महिलाओं के नाम से बहुत कुछ जोड़ा जाए जी, बहुत कुछ जोड़ा जाए, बिकॉज पब्लिक परसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। आप मार्गों के नाम दो, आप इसके नाम दो, शहरों के दो, बस्तियों के दो, एयरपोर्ट के दो, रेलवे स्टेशन के दो, जो, लेकिन उनके नाम लोगों के जहन में आ जाने चाहिए उनकी कथाओं के साथ। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी रहेगी। बिल्कुल। प्लीज, अभी हमने 8 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन मनाया जी, तभी मैंने बात कही थी बिल्कुल कि ये बात हम भूल गए हैं, शायद हमारे जहन में नहीं है जी, लेकिन महिलाओं का स्थान पब्लिक डोमेन में बढ़ चढ़कर होना चाहिए, न केवल एज मिनिस्टर, गवर्नर, वो तो ही है, लेकिन वो महिलाएं जिनकी बात हम लोग सब कर रहे हैं, जिन्होंने क्या क्या कर दिखाया है, क्या क्या कर दिखाया। मंगलयान में पूरा प्रोजेक्ट महिलाओं ने चलाया, साइंटिस्ट ने, बिल्कुल। लेकिन हमारी पुरानी महिलाएं भी जो हैं, रानी लक्ष्मीबाई के अलावा, उनके बारे में भी ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल लोगों को पता लगना चाहिए। जी सोनल जी, जी सोनल जी, समय की थोड़ी कमी है। डॉक्टर गीता भट्ट, आखिर में आपसे मैं जानना चाहूँगी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आज सबसे तेज़ गति से विकास की रफ्तार की तरफ बढ़ता एक देश भारत, और भारत के आत्मनिर्भरता का जो लाभ है वो सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मिल रहा है। तो इंडिया एट 75 में दुनिया कितनी उम्मीद की नज़रों से भारत की तरफ देख रही है? प्रीति जी, देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तो प्रत्यक्ष रूप से आप और हम सभी देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारत ने आज इतनी विषम परिस्थितियों में, जहाँ पूरे विश्व के ऊपर इतना बड़ा संकट आया हुआ है, किस प्रकार से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में
40 से भी अधिक देश हैं जिन्हें की कोविड के टीकाकरण की उपलब्धता भारत सरकार ने कराई है। और आप देखें कि चाहे सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इन देशों ने किस प्रकार से, जैसे कि अभी सोनल जी ने भी कहा कि अपनी जो पुरानी जिस प्रकार की भी परिस्थितियां रही हों, राजनीतिक परिस्थितियां रही हों देशों के बीच में, ऐसे कठिन समय में जो हमारी भारतीय संस्कृति का मूल है, आगे बढ़कर जो है मदद करना, उसमें कहीं भी कमी भारत सरकार ने नहीं छोड़ी। तो ये अपने आप में एक बहुत ही एक बड़ा उदाहरण है पूरे विश्व के सामने, और जिसे कि आज सब जिससे कि पूर्ण रूप से जिस सहमति से सब उसके साथ खड़े हैं, चाहे वो कोई भी देश हो। बिल्कुल। दूसरे साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो आज जो मतलब कि सोनल जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय, और मैं समझती हूँ कि जब सोनल जी जैसी इतनी सशक्त महिला ये विषय को रखेंगी तो जरूर जो बात उन्होंने 75 महिलाओं की कही, उसका आग्रह मैं भी करना चाहूंगी अगर कहीं भी यह बात पहुंच सके। और साथ ही क्योंकि जो भारत में आज भारत की जनसंख्या का जो आधी जनसंख्या जिनकी है, उन्हें कहीं ना कहीं आगे समय में जिस भी स्थानों में अगर आप देखेंगे तो जो जहां भी कहीं जो नेतृत्व होता है, नेतृत्व के रूप में महिलाएं आज भी उनके वो इतना सामने नहीं आ पाई। तो कहीं ना कहीं जो ये जो 75वीं जो हम उत्सव मनाने जा रहे हैं अपने स्वतंत्रता का, स्वाधीनता का, उसमें महिलाओं के नेतृत्व जो लीडरशिप प्रोग्राम, जो ड्यू रिकग्निशन है वो जरूर मिलना चाहिए, ये उम्मीद हम भी कर रहे हैं। डॉक्टर गीता भट्ट, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रही हूँ, समय की कमी है इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। डॉक्टर गीता भट्ट आपका, साथ ही सोनल मानसिंह जी, आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया देश देशांतर में इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर किसी भी देश के इतिहास में आज़ादी के 75 साल का पूरा होना एक बेहद अहम पड़ाव है और एक अहम लैंडमार्क होता है। 75 साल के सफर में कई उतार चढ़ाव के साथ ही आज भारत विश्व गुरु की राह में आगे बढ़ने की ओर जाहिर तौर पर अग्रसर है और उसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है। आज़ादी पाने के लिए किए गए संघर्ष को याद करने के साथ ही आज़ादी के बाद की यात्रा का जश्न मनाने, लोगों को प्रेरित करने, साथ ही आगे के लिए संकल्प लेने के लिहाज से यह आज़ादी का अमृत महोत्सव अपने आप में अनूठा है, अहम है। परिकल्पना यह भी है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जन महोत्सव बने, देश की जनता की इसमें सीधे भागीदारी हो, इसलिए हर नागरिक की कोशिश होनी चाहिए कि वो इसमें जैसे भी मुमकिन हो अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी जरूर निभाए। इसी के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।